हेलो एवरीवन, मैं शुभम मोदी आप लोगों की क्लास लूंगा JIGL, जो कि CS एग्जीक्यूटिव में फर्स्ट मॉड्यूल का फर्स्ट पेपर है। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट में इसका पूरा नाम है ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज। तो ये जो पेपर है ये पूरा लॉ से रिलेटेड है और थ्योरी पेपर है, और ये इसके अंदर क्या बताया गया है, लॉ के कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं, बेसिक्स बताए गए हैं, और जो जो जनरल लॉज हैं वो सब कुछ इसके अंदर बताया हुआ है। अब ज्यूरिस्प्रूडेंस आज अपन टॉपिक कर रहे हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस, बट ज्यूरिस्प्रूडेंस से को समझने से पहले अपन को क्या देखना पड़ेगा, लॉ की डेफिनेशन, कि लॉ होता क्या है, लॉ आया कहां से, लॉ का मतलब क्या है, उसके कॉन्सेप्ट्स क्या हैं और उसके बेसिक्स क्या है। तो अपन सबसे पहले यहां पर आएंगे कि लॉ का मतलब क्या है। क्या लॉ एक इंग्लिश टर्म है? नहीं, ये कहां से आया है, लैटिन टर्म से आया है, जिसका मतलब क्या होता है, द बॉडी ऑफ रूल्स। बॉडी ऑफ रूल्स का मतलब क्या, बहुत सारे रूल्स हैं, एक रूल है, दो रूल है, तीन रूल है, उन सबको रूल्स का कंबाइन करके अपन ने क्या कर दिया है, एक लॉ बना दिया है। अब लॉ का क्या है, किसी भी कोई एक सिंपल डेफिनेशन नहीं है, किसी की भी, किसी ने भी अपने एक फिक्स्ड डेफिनेशन नहीं। ये क्या है, वेरी करती रहती है, ऑथर टू ऑथर, राइटर टू राइटर, जूरिस्ट टू जूरिस्ट। जो भी ऑथर्स हैं, जो भी जूरिस्ट हैं, सब ने क्या किया है, अपने अपने हिसाब से लॉ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, क्योंकि उनका नजरिया, जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। तो अब जैसे फॉरेन ऑथर्स हैं, उन्होंने उल्पेन, सामंड और ऑस्टिन, इन्होंने क्या किया है, अपने अपने हिसाब से लॉ को क्या किया है, एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। अब डेफिनेशन से पहले अपन क्या करेंगे, लॉ का मतलब समझेंगे कि लॉ को हिंदू लॉ में क्या, हिंदू में क्या, इंडियन लॉ में क्या बोलते हैं, इंडियन लैंग्वेज में धर्म। क्या बोलते हैं, धर्म। लॉ को क्या बोलते हैं इंडियन लॉ में, धर्म। तो धर्म का मतलब क्या है कि जो भी धर्म में उसमें लिखा हुआ है उसको अपन को फॉलो करना है, वो अपना इंडियन लॉ के हिसाब से। अब किसी ने बोला कि भाई चोरी नहीं करनी है, चोरी करना बुरी बात है, तो उसके हिसाब से वो क्या हो गया, लॉ हो गया, उसके हिसाब से लॉ बन गया। अब ऑथर्स ने क्या बात करी है, उल्पेन बोलता है लॉ एज स्टैंडर्ड ऑफ व्हाट इज जस्ट एंड अनजस्ट। लॉ क्या है, एक स्टैंडर्ड है, एक मापदंड है। क्या है, मापदंड। मापदंड का मतलब कोई भी एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड कर दिया, एक मापदंड कर दिया, एक यार्ड स्टिक कर दिया, कि हाँ भाई एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया किस चीज के लिए, व्हाट इज जस्ट और व्हाट इज अनजस्ट, कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, अब यहां पर आप लोगों के मन में क्वेश्चंस उठ रहे होंगे कि क्या जस्ट है और क्या अनजस्ट है, ये कैसे पता पड़ेगा। मेरे हिसाब से चोरी करना, टैक्स चोरी करना एकदम सही बात है, मैं टैक्स की चोरी करता हूं, एकदम सही बात है कि हाँ यार क्यों करना। और दूसरा का है कि नहीं यार टैक्स चोरी नहीं करना, उससे क्या देश स्ट्रांग होता है, अगर आपने टैक्स की चोरी कर ली तो देश क्या हो जाएगा, वीक पड़ जाएगा, और बॉर्डर के ऊपर और इंडियन जो भी इकोनॉमी है वो क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, तो टैक्स देना पड़ेगा। तो सबके हिसाब से जस्ट एंड अनजस्ट, सबके हिसाब से अलग अलग डेफिनेशंस निकलती है, अलग अलग मतलब निकलता है। तो एक डेफिनेशन हुई उल्पेन की, लॉ एज स्टैंडर्ड ऑफ व्हाट इज जस्ट एंड अनजस्ट। फिर आते हैं सामंड। ये जो नाम है ये ऑथर्स के नाम है, फॉरेन में तो ऐसे ही नाम होता है, फॉरेन में ऐसे थोड़ा ना होता है राम, श्याम, मनोहर, सुरेंद्र, ऐसे नाम नहीं होते हैं, फॉरेन में ऐसे ही नाम होता है, उल्पेन, सामंड और ऑस्टिन। तो सामंड बोलता है, सामंड ने भी अपनी डेफिनेशन बहुत अच्छी दी है। सामंड क्या बोलता है, लॉ क्या है, बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स है। क्या है, बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स। खूब सारे प्रिंसिपल्स बन गए और उसकी क्या बन गई, बॉडी बन गई। क्या बन गई, बॉडी। तो बॉडी यहां पर है, बहुत सारे प्रिंसिपल बन गए, एक सेट ऑफ प्रिंसिपल बन गए, सेट ऑफ रूल्स बन गए। जैसे कि यहां पर आया था ना बॉडी ऑफ रूल्स, वैसे यहां पर क्या है, एक बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स। अब प्रिंसिपल्स का मतलब हिंदी में क्या होता है, सिद्धांत। क्या होता है, सिद्धांत। तो सिद्धांत की जब भी अपन बात करेंगे तो हमेशा किसकी बात करेंगे, पॉजिटिव सेंस में बात करेंगे, नेगेटिव सेंस में बात नहीं करेंगे कि भाई चोरी नहीं करनी चाहिए, ये क्या है, पॉजिटिव सिद्धांत है, पॉजिटिव प्रिंसिपल है। चोरी करनी चाहिए, ये कब से नेगेटिव प्रिंसिपल हो गया। तो सिद्धांत हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव सेंस में होता है। तो बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स जो कि पॉजिटिव सेंस में होते हैं। अब नेक्स्ट, फर्स्ट लाइन आई समझ में। सेकेंड लाइन, रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड। कौन रिकॉग्नाइज और अप्लाइड, बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स। बॉडी ऑफ प्रिंसिपल को क्या किया गया, रिकॉग्नाइज किया गया और अप्लाई किया गया। रिकॉग्नाइज मतलब उसको रिकॉग्निशन करी, उसको मान्यता दी कि हाँ ये बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स है, इनको क्या बनाना चाहिए, लॉ बनाना चाहिए, इसको कानून बनाना चाहिए। उसको मान्यता देने के बाद में उसको क्या कर दिया,
अप्लाई, लागू कर दिया। क्या कर दिया? लागू। बाय द स्टेट, स्टेट मींस गवर्नमेंट। यहां पर स्टेट का मतलब क्या आ रहा है? गवर्नमेंट, ऑफिशियल अथॉरिटी, सुपीरियर अथॉरिटी, सॉवरेन। आगे मतलब बताऊंगा इसका, सॉवरेन ऑवरेन सबका। तो स्टेट मतलब गवर्नमेंट। तो वापस से मैं समअप करता हूं, लॉ इज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल। लॉ क्या है? बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स की बॉडी है, जिसको क्या किया गया है? रिकॉग्नाइज किया गया है, अप्लाई किया गया हुआ है। किसके द्वारा? किसके थ्रू? बाय स्टेट। अब क्यों करते हैं? क्यों लागू किया? क्या कोई नीड थी क्या सोसाइटी के अंदर? देखो आप, मैं हमेशा जब भी क्लास लेता हूं तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं, हर चीज का क्या होता है? पर्पस होता है। विदाउट पर्पस कोई चीज होती ही नहीं है। सोसाइटी में अगर बिना पर्पस के अगर कोई चीज हो रही है तो समझ लेना उसका कोई मतलब नहीं है, उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो यहां पर अपन क्या कर रहे हैं? अप्लाई कर रहे हैं किस चीज के लिए? फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था को क्या करने के लिए? एडमिनिस्टर करने के लिए, मैनेज करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? यहां पर इसको लागू कर रहे हैं। तो ये क्या है? लॉ है। वापस से, लॉ इज अ बॉडी ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल्स की बॉडी है जिसको रिकॉग्नाइज मान्यता मिली है और लागू किया गया है सरकार के द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, फॉर दी न्याय दिलाने के लिए और न्याय का मैनेजमेंट करने के लिए। यह हुई दूसरी डेफिनेशन। सामंत की तीसरी आती है ऑस्टेन। बहुत छोटी डेफिनेशन है बट है बहुत लेंदी। जब आप इसकी थ्योरी में पढ़ोगे बहुत लेंदी डेफिनेशन आएगी। लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन। लॉ क्या है? सब जने बता रहे हैं लॉ क्या है, लॉ क्या है, लॉ क्या है। ये तीनों डेफिनेशन किसके बारे में बता रही है? लॉ क्या है, लॉ क्या है और लॉ क्या है। लॉ को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन। तो इसमें क्या है? लॉ क्या है ये बता रहा है। लॉ एक कमांड है। क्या है? कमांड। कमांड का मतलब भी बताऊंगा, सॉवरेन का मतलब भी बताऊंगा। सॉवरेन और तीसरा सैंक्शन। तो लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन बैक्ड बाय सैंक्शन। तो सॉवरेन का मतलब यहां पर मैं बताऊंगा कि सॉवरेन का मतलब होता है सुपीरियर अथॉरिटी, जो कि हाईएस्ट अथॉरिटी होती है अपने देश के अंदर, अपनी कंट्री के अंदर। तो हाईएस्ट अथॉरिटी ने आपको कोई एक कमांड दिया, एक ऑर्डर दिया कि आपको ये रूल फॉलो करना है। ठीक है, तो आपकी ये ड्यूटी होती है कि आप उस रूल को क्या करोगे? फॉलो करोगे, क्योंकि सुपीरियर ने बोला है आपको। सुपीरियर ने बोला है कि भाई आपको लॉ फॉलो करना है, तो आपको लॉ फॉलो करना है। नो इफ है, नो बट है, कुछ भी नहीं है। तो सॉवरेन ने बोला लॉ फॉलो करना है। उसका कमांड का मतलब ऑर्डर, जो उसने आदेश दिया है। तो सॉवरेन बोलता है आपको लॉ फॉलो करना है, और अगर वो लॉ फॉलो नहीं किया तो पीछे कौन है? ये ऑर्डर है कि लॉ आपको फॉलो करना, और पीछे कौन है? सैंक्शन। अगर आपने इसको डिसओबे कर दिया, इस ऑर्डर को डिसओबे कर दिया, तो पीछे कौन है? सैंक्शन, मतलब पनिशमेंट लेने के लिए तैयार रहना। लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन। लॉ क्या है? सॉवरेन मतलब सुपीरियर अथॉरिटी का एक आदेश है, एक ऑर्डर है, और अगर आप उसको नहीं मानते हो तो पीछे क्या है? बैक्ड बाय सैंक्शन, मतलब पीछे बैक्ड बाय सैंक्शन। कमांड के पीछे कौन है? सैंक्शन। कमांड नहीं माना, पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, तो ये तीन अपन ने डेफिनेशंस करी है, और ये तीनों डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए कि व्हाट इज द लॉ एंड व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द लॉ। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं रिक्वायरमेंट्स फॉर लॉ। लॉ आपने जब मैंने आपको बोला है कि हर चीज का पर्पस होता है, तो लॉ भी अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए कोई एक रिक्वायरमेंट होना चाहिए ना। क्यों? लॉ मतलब ऐसे ही बन जाएगा? उसको फॉलो करने के लिए, उसको फॉलो करवाने के लिए कोई ना कोई तो होगा ही होगा। तो रिक्वायरमेंट्स फॉर लॉ क्या है? बिफोर द लॉ देयर इज ए स्टेट। एक कंट्री होनी चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए, एक स्टेट होनी चाहिए, जो सरकार होनी चाहिए, तब तो लॉ का मतलब है, तब उसके लॉ की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट, बिफोर द स्टेट देयर मस्ट बी सोसाइटी। सोसाइटी में जो हम सब जने रहते हैं, एक है सरकार, एक है सोसाइटी, अपन। तो क्या होनी चाहिए? स्टेट होनी चाहिए, सोसाइटी होनी चाहिए, और स्टेट और सोसाइटी डेवलप, और स्टेट और सोसाइटी क्या करे? एक लीगल ऑर्डर को क्या करे? फॉलो करे। कानून व्यवस्था को क्या करे? फॉलो करे। तो कानून व्यवस्था क्या होगी? जब फॉलो होगी तभी सोसाइटी के अंदर क्या आएगा? लॉ, पीस और ऑर्डर का क्या होगा? मेंटेन हो पाएगा, मतलब शांति बनी रहेगी सोसाइटी के अंदर। फाइनली, लॉ ऑलवेज हैज अ पर्पस। लॉ ऑलवेज हैज अ पर्पस। लॉ का हमेशा क्या होता है? एक पर्पस होता है। तो ये होती है रिक्वायरमेंट्स लॉ की। स्टेट होती है, देखो सरकार अपने आप तो किसी पे राज करेगी नहीं, राज करवाने के लिए कौन होगा? सोसाइटी होगी, अपन लोग होंगे।
अपन दोनों को अगर अच्छे से लॉ, सोसाइटी में लॉ मेंटेन करना है, शांति मेंटेन करनी है, तो क्या होगा, दोनों को मिलजुल करके क्या करना पड़ेगा, एक लीगल ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा। वो लीगल ऑर्डर कौन बताएगा, स्टेट बताएगी, और उसको फॉलो करवाने के लिए क्या होगा, एक लॉ होगा। जैसे फॉर एग्जांपल लॉ ऑलवेज हैज ए पर्पस का मतलब, अगर मैंने आपको अपना घर रेंट पे दिया है, आप घर खाली नहीं कर रहे हो, रुपए भी नहीं दे रहे हो, तो क्या करूंगा मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूं, मना करोगे, आप घर खाली नहीं करोगे तो मैं क्या करूंगा, आपके पांव पड़ूंगा, नहीं, ऑब्वियसली नहीं, तो मैं क्या करूंगा, मुकदमा फाइल करूंगा। अब कानून तो ऐसा है ही नहीं मार्केट के अंदर, सोसाइटी के अंदर, तो मैं क्या करूंगा, तो रेंट कंट्रोल एक्ट आ गया। लॉ क्यों आया, क्योंकि लॉ की नीड थी सोसाइटी के अंदर। जब लॉ की नीड थी सोसाइटी में, तो लॉ आ गया और बोल दिया कि अगर जो भी आपको रेंट का पेमेंट नहीं करता है, टेनेंट आपको रेंट का पेमेंट नहीं करता है लैंडलॉर्ड को, तो आप उसको क्या कर सकते हो, पिटीशन फाइल करके, दावा फाइल करके, केस फाइल करके उसको निकाल सकते हो, और कोर्ट उसको निकाल देगी, निकलने का ऑर्डर दे देगी। फिर दूसरा, एक राजस्थान एपिडेमिक ऑर्डिनेंस आया था, एक्ट आया था, जिसमें बोला आपको अपने घर से बाहर नहीं निकलना है, जिसमें ये भी बोला था कि अगर आपने ऐसा ऑर्डर नहीं माना तो आप 188 आईपीसी के अंदर बुक हो जाओगे। अभी रिसेंटली में जो कोरोना वायरस चल रहा है, तो उसके अंदर अपन ने ये सारे ऑर्डर देखे। क्यों देखे, क्योंकि वो ऑर्डर क्यों आया, क्योंकि उसकी नीड थी। पहले कोई ऑर्डर आया था क्या कि आपको घर के बाहर नहीं निकलना, जनता कर्फ्यू का ऐसा कोई ऑर्डर आया था क्या, नहीं आया था। क्यों नहीं आया था, क्योंकि उस टाइम नीड नहीं थी। अब नीड थी तो ऑर्डर आ गया, आगे फ्यूचर में अगर इस टाइप की और कोई नीड होगी तो और ऑर्डर आ जाएगा। तो ये क्या है, रिक्वायरमेंट फॉर लॉ। अब आते हैं अपन कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ। कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ क्या है, मैं आपको, वैसे तो मैं एचएलए हार्ट ने बताया था। एचएलए हार्ट इन्हीं की तरह एक महान जुरिस्ट है, फेमस जुरिस्ट है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ उन्होंने जब बताया था, तो उन्होंने एक चीज बाइफरकेट कर दिया था कि प्री लीगल वर्ल्ड और लीगल वर्ल्ड। मतलब लीगल दुनिया से पहले की सिचुएशन और लीगल दुनिया। इस कॉन्सेप्ट से आने से पहले आपको एक ब्रीफ दूंगा। हर सोसाइटी का, हर स्टेट का क्या होता है, स्टेट के क्या होते हैं, 3 ऑर्गन्स होते हैं। क्या होते हैं, 3 विंग्स होती है, 3 ऑर्गन होते हैं। वो 3 ऑर्गन, पहला ऑर्गन क्या, लेजिस्लेटिव, सेकंड एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो लेजिस्लेटिव क्या करता है, कानून बनाता है। एग्जीक्यूटिव क्या करता है, उस कानून को अप्लाई करता है। और जुडिशरी क्या होती है, कानून को इंटरप्रेट करती है। अभी आप तीनों सोचेंगे, इन तीनों का एग्जांपल भी दे देता हूं। लेजिस्लेटिव मतलब राज्यसभा, जो पार्लियामेंट होती है, विधानसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट जो अपने कानून बनाती है। पार्लियामेंट में गोल से बिल्डिंग में आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर, और हर स्टेट की भी अपने जयपुर के अंदर है, तो गोल से बिल्डिंग एक होती है वो पार्लियामेंट। तो वो वहां बैठ के क्या करते हैं, सब जने कानून बनाते हैं। तो वो क्या हो गया, लेजिस्लेटिव है, असेंबली में। सेकंड एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट, गवर्नर, ये जो सारे होते हैं, ये सारे ऑर्गन्स किस में आते हैं, एग्जीक्यूटिव में। जो भी कानून उन्होंने बनाया है लेजिस्लेचर ने, वो क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब लागू करवाते हैं। क्या करवाते हैं, लागू। रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड, वो क्या करते हैं, अप्लाइड। रिकॉग्नाइज तो लेजिस्लेचर कर रहा है। नेक्स्ट जुडिशरी, अगर जो भी इन दोनों ने कोई कानून बनाया है, और जो कानून के अंदर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव ने जो भी कानून के अंदर क्या किया है, कोई गलती करी है, आपके राइट्स का वॉयलेशन हो रहा है, राइट की आपके राइट्स को नहीं मान रहे हैं, तो क्या करेगी जुडिशरी, मतलब कोर्ट, ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ये कोर्ट क्या करेगी, उस ऑर्डर को जुडिशियल रिव्यू करेगी, मतलब देखेगी कि हाँ भाई ये ऑर्डर सही है या ये लॉ सही है या नहीं है। अगर सही नहीं होगा तो क्या कर देंगे, उसको क्वैश और सेट असाइड कर देंगे। ये जुडिशरी का काम है। तो 3 ऑर्गन क्या होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ये गांठ बांध लेना, बहुत जगह काम आएगा। अब पहले के टाइम में क्या होता था, पहले के टाइम में कोई लॉ नहीं होता था। पहले के टाइम में सिर्फ और सिर्फ जो बलवान होता था, जिसके पास ताकत होती थी, जिसके पास मसल पावर होती थी, वो क्या करता था, जीत जाता था। 1-2 जने थे, एक राम था, एक श्याम था, दोनों लड़ रहे थे। राम बलवान था, श्याम कमजोर था। श्याम ने बोला कि भाई मेरे को ये वाली चीज चाहिए, तो राम ने बोला नहीं, ये चीज तो मेरी है, और एक थप्पड़ मारी, एक मुक्का मारा और उसको दूर फेंक दिया, और वो जीत गया। ना पुलिस थी, ना पंचायत थी, ना कोर्ट था, कुछ भी नहीं था। तो पहले के टाइम में क्या थी, सब कुछ अनसर्टेन चीजें थी। पहले के टाइम में कुछ भी स्टैटिक कैरेक्टर नहीं था, एक फिक्स चीज नहीं थी। आज कुछ है, कल कुछ है, परसों कुछ है। तो इसीलिए पहले ना तो कोई कानून बनाने वाला था, पहले ना तो कोई एग्जीक्यूटिव कानून को लागू करने वाला था, पहले कोई कोर्ट भी नहीं था, और कानून को इंटरप्रेट करने वाला भी नहीं था।
उसके कारण क्या हुआ, अनसर्टेनिटी थी कि आज क्या कानून है किसी को कुछ नहीं पता, कोई कानून क्या है कुछ नहीं पता, बस एक मसल पावर वाला कानून था कि जो पावर में होगा वो ले जाएगा। स्टैटिक कैरेक्टर मतलब कानून का कोई स्टैटिक कैरेक्टर नहीं है, आज कुछ है कल कुछ है परसों 10 दिन बाद में और क्या होगा, अब अगर वो कुछ भी होगा वो हमको नहीं पता, जब होगा जब पता पड़ जाएगा। और इनएफिशिएंसी थी, वो इफेक्टिव नहीं था। अब अगर एक पावर वाला दूसरे पावर वाले से भिड़ेगा तो वो हो भी सकता है हार जाए, तो वो इफेक्टिव नहीं है, किसी को भी इस सिस्टम के ऊपर विश्वास नहीं था। फिर क्या हुआ, लीगल वर्ल्ड आया जो कि आज का मॉडर्न एरा है, मॉडर्न एज है। इसके अंदर क्या हुआ, लेजिस्लेचर रूल को क्या मिल गया, रिकॉग्निशन मिल गया, मान्यता मिल गई। रूल ऑफ चेंज, जो भी कानून था उसमें चेंज लेकर के आ गए, उसको लागू करने लग गए। रूल ऑफ जस्टिस, न्याय का रूल आने लग गया। और इस हिसाब से मॉडर्न एज में लोग बागों को हर चीज क्या होने लग गई, सर्टेन होने लग गई, कानून एक फिक्स्ड मिलने लग गया और एफिशिएंसी आने लग गई। कहां पर, लीगल वर्ल्ड में। तो ये अभी अपन ने क्या किया, कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ, लॉ के बारे में जाना कि लॉ एग्जैक्टली होता क्या। अब अपन क्या करेंगे, ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में बात करेंगे। हाँ, तो अब नेक्स्ट सेशन के अंदर अपन देखेंगे ज्यूरिस्प्रूडेंस। पहले अब सेशन में अपन ने क्या देखा था, लॉ के बारे में सारी बातें करी थी, लॉ के कॉन्सेप्ट के बारे में बातें करी थी, डेफिनेशंस के बारे में बातें करी थी। अब अपन किसकी बातें करेंगे, ज्यूरिस्प्रूडेंस पे, क्योंकि ज्यूरिस्प्रूडेंस पे आने से पहले अपन को लॉ को समझना इंपॉर्टेंट है। क्यों समझना जरूरी है बताता हूं मैं आपको। ज्यूरिस्प्रूडेंस जो वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड है और लैटिन वर्ड का मतलब होता है ज्यूरिस्प्रूडेंशिया। क्या मतलब होता है, ज्यूरिस्प्रूडेंशिया। अब ज्यूरिस्प्रूडेंशिया को जो अपन डिवाइड करते हैं ना, तो क्या निकलता है, इसका डिवाइड करते हैं तो इसका मतलब निकलता है, ज्यूरिस का मतलब होता है लॉ और प्रूडेंशिया का मतलब होता है नॉलेज। क्या होता है, नॉलेज। ज्यूरिस का मतलब लॉ। तो इन दोनों को जब अपन प्लस करेंगे तो क्या निकलता है, नॉलेज ऑफ लॉ। क्या निकलता है, नॉलेज ऑफ लॉ। तो अब यहां पर अपन ने लॉ क्यों पढ़ा, पहले 10 मिनट जो अपन ने लॉ के ऊपर खर्च किए वो ये ज्यूरिस को समझने के लिए खर्च किए हैं। किसके लिए, ज्यूरिस को समझने के लिए। अब अपन ये जो प्रूडेंशिया है, नॉलेज के बारे में बात करेंगे कि भाई एग्जैक्टली नॉलेज ऑफ लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस ऐसा भी क्या देता है जो नॉलेज ऑफ लॉ देता है। क्यों, इसका एक रीजन है, ये बहुत कंफ्यूजिंग लैंग्वेज है। कंफ्यूजिंग वर्ड इसलिए है कि सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हर लॉ क्या देता है, लॉ की नॉलेज देता है अपने स्पेसिफिक फील्ड के अंदर। अगर सिविल लॉ है तो सिविल के बारे में बात करेंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट लॉ के पढ़ेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात आएगी। तो यहां पर कहने का मतलब यह है कि ये भी नॉलेज दे रहा है लॉ के बारे में और वो भी नॉलेज दे रहे हैं लॉ के बारे में। तो यहां पर डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस यहां पर यह हुआ कि ये क्या कर रहा है, ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या कर रहा है, इट डील्स विद मैन एंड रेगुलेट ह्यूमन कंडक्ट इन सोसाइटी। ये सोसाइटी में लोगों को ये बता रहा है कि इसका नेचर ये है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है और इसका पर्पस ये है। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस इस तरीके की बातें बता रहा है और उसके बेस के ऊपर ये सारे के सारे कानून बनाए जा रहे हैं। कोई भी कानून ज्यूरिस्प्रूडेंस के कॉन्सेप्ट के ऑपोजिट नहीं होगा। तो जो भी कॉन्सेप्ट जो मिल रहा है, लॉ, जो भी कानून बन रहा है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, इन सब का माइंड कहां से मेकअप हो रहा है, बैकग्राउंड कहां से आ रहा है, ज्यूरिस्प्रूडेंस आ रहा है। तो अब अपन इसमें अपन ने मतलब तो देख लिया कि मतलब ये क्या होता है ज्यूरिस्प्रूडेंस का। अब इसमें आगे सेकंड दूसरा मीनिंग और देख लेते हैं, ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या, फिलोसॉफी ऑफ लॉ। ज्यादा बोलते हैं ना, कोई ज्ञान बांटता है या कोई लेक्चर देता है तो उसको बोलते हैं अरे ये ज्यादा फिलोसॉफी मत झाड़। तो यहां पर भी यही कर रहा है, ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या कर रहा है, लॉ के बारे में फिलोसॉफी झाड़ रहा है, लॉ के बारे में ये लेक्चर डिलीवर कर रहा है कि लॉ ऐसा होता है, लॉ वैसा होता है, ये ऐसी चीजें होनी चाहिए। तो फिलोसॉफी ऑफ लॉ डील्स विद नेचर एंड फंक्शन ऑफ लॉ, नेचर एंड फंक्शन ऑफ लॉ, कि लॉ कैसे फंक्शन करेगा और लॉ का नेचर क्या है। तो नेचर और फंक्शंस ऑफ लॉ के बारे में क्या करता है, ज्यूरिस्प्रूडेंस हमें बताता है। तो जैसा अपन ने लॉ के बारे में समझा था, क्या समझा था कि लॉ के बारे में शुरुआत में एक बात बताई थी, उसके बाद में कुछ ऑथर्स थे, उन्होंने अपने अपनी डेफिनेशंस दी थी। तो यहां पर भी ऐसा ही है, यहां पर तो क्या है, बहुत सारी डेफिनेशंस है, बट कुछ जो मेजर डेफिनेशंस हैं उसी को अपन डिस्कस कर रहे हैं। सारी डेफिनेशंस कर भी नहीं सकते डिस्कस, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और मेजर डेफिनेशंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो उल्पियन इसमें भी आ गया।
इसमें ये बोल रहा है द ऑब्जर्व है कि ये बता रहे, ये सारे बता रहे हैं, पहले ही बता दूं, ये उल्पियन, जूलियस स्टोन, ग्रे और सामंड, ये किसके बारे में बता रहे हैं कि जूरिस्प्रूडेंस होता क्या जूरिस्प्रूडेंस होता क्या। उल्पियन बताता है द ऑब्जर्वेशन ऑफ, जूरिस्प्रूडेंस क्या है, ऑब्जर्वेशन कैसी चीजें आप ऑब्जर्व करते हो, तो ऑब्जर्वेशन ऑफ थिंग्स, चीजें, ह्यूमन, और जो ह्यूमन मतलब अपन लोग, ह्यूमन और उनका कंडक्ट, और डिवाइन मतलब गॉड कि नेचुरल लॉ क्या है, मतलब किस टाइप की कैसी चीजें चल रही है, गॉड ने ऐसे क्या गॉड ने कैसे कौन से कानून बनाए, वो सब अपन इन सब को डिटेल के अंदर आगे पढ़ेंगे। आप ये मत समझना सिर्फ डेफिनेशन पढ़ा करके छोड़ दूंगा, अभी तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको जूरिस्प्रूडेंस का एक ब्रीफ कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, अभी मैं जूरिस्प्रूडेंस एग्जैक्टली स्टार्ट भी नहीं किया, आगे आएगी स्कूल्स के अंदर तब उसमें सब पता पड़ेगा कि नेचुरल लॉ क्या होता है, एनालिटिकल स्कूल क्या होता है, सोशियोलॉजिकल स्कूल क्या होता है, हिस्टोरिकल स्कूल क्या होती है, और रियलिस्ट स्कूल क्या होती है। तो सबके बारे में अपन बाद में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अभी तो सिर्फ और सिर्फ मैं आपको एक ब्रीफ दे रहा हूं जिससे आपको ये पता पड़े कि भाई पढ़ क्या रहे हैं। तो द ऑब्जर्वेशन ऑफ थिंग्स ह्यूमन एंड डिवाइन, और आगे साइंस ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट, इन सब के बारे के अंदर ये बताता है उल्पियन के जूरिस्प्रूडेंस ये सारे काम करता है। जैसे किसी से पूछता है ना भाई साहब आप क्या काम करते हो, तो बोलता है सब मैं ये करता हूं, दुकान जाता हूं, ऑफिस जाता हूं, यहां जाता हूं, तो ये बता रहा है जूरिस्प्रूडेंस क्या करता है, थिंग्स को ऑब्जर्व करता है, ह्यूमन के नेचर को ऑब्जर्व करता है, डिवाइन को ऑब्जर्व करता है, साइंस ऑफ जस्ट और अनजस्ट को ऑब्जर्व करता है, और उन सबको ऑब्जर्व करके एक फिलोसॉफी ऑफ लॉ देता है जो कि डील करती है नेचर एंड फंक्शन ऑफ लॉ के बारे में। तो डेफिनेशन समझ में आई है आपको। अब अपन चलते हैं ग्रे की डेफिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। अब ये यहां पर बोलता है जूरिस्प्रूडेंस, जे मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, जूरिस्प्रूडेंस इज साइंस ऑफ लॉ, जूरिस्प्रूडेंस इज साइंस ऑफ लॉ। अरे लॉ पढ़ रहे हैं, साइंस कहां से आ गया, तो साइंस की बात मैं ये बता दूं आपको, जब भी अपन बात करें ना साइंस ऑफ लॉ, तो इसका मतलब ये आ रहा है कि सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ लॉ, साइंस ऑफ लॉ इज इक्वल्स टू सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ लॉ। तो यहां पर यह हो गया है कि जब प्रॉपर आप स्टडी, साइंस के अंदर क्या चाहिए, कोई भी आप इक्वेशन करते हो, कोई भी आप केमिकल अगर आप मिला रहे हो, तो उसमें क्या चाहिए, 100% परफेक्शन चाहिए। एक चीज भी ऊपर नीचे हुई तो क्या हो जाएगा, ब्लास्ट, क्या हो सकता है, रिएक्शन हो सकता है। तो यहां पर भी यही है कि साइंस ऑफ लॉ का मतलब सिस्टमैटिक अरेंजमेंट और सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ लॉ को क्या बोलते हैं, साइंस ऑफ लॉ। तो यहां पर तो इसने तो एकदम शॉर्ट से बता दिया जूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ लॉ। उसके आगे डेफिनेशन कंटिन्यू हो रही है, द स्टेटमेंट एंड सिस्टमैटिक, मैं अंडरलाइन कर देता हूं, ये लाइन हो गई, द स्टेटमेंट एंड सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द रूल्स। जो भी स्टेटमेंट है या जो भी अपन ने रूल्स का एक अरेंजमेंट किया है, उसकी अपन को क्या करनी है, स्टडी करनी है, और वो कौन फॉलो कर रहा है, ये जो स्टेटमेंट है लॉ का और जो ये रूल्स हैं, इसको कौन फॉलो कर रहा है, बाय द कोर्ट्स। कोर्ट्स कौन सी, थर्ड विंग, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। जुडिशरी क्या कर रही है, कोर्ट, वो उसको क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। एंड द प्रिंसिपल, और क्या फॉलो कर रही है, उसके अंदर जो भी प्रिंसिपल इन्वॉल्व है इन दोज रूल्स, और भी तो प्रिंसिपल इन्वॉल्व हो सकते हैं उसके अंदर, और भी बातें इन्वॉल्व हो सकती है, तो उन सबको क्या कर रहे हैं, सिस्टमैटिक स्टडी कर रहे हैं। और उसको कौन फॉलो कर रहा है, कोर्ट फॉलो कर रही है। तो इन शॉर्ट जो भी सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ लॉ है और जो भी सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ लॉ के साथ में जो रूल्स हैं, उसको कौन फॉलो कर रहा है, कोर्ट फॉलो कर रही है। ठीक है, अब इसका एक ब्रीफ का बता रहा हूं, डील, डेफिनेशन यहां तक खत्म हो गई, डेफिनेशन यहां पर कंप्लीट। अब आगे डील्स विद मैन एंड रेगुलेट ह्यूमन कंडक्ट इन सोसाइटी। जूरिस्प्रूडेंस किससे डील करता है, मैन से, और ह्यूमन कंडक्ट जो होता है सोसाइटी में, कि आपको इस तरीके से सोसाइटी में बिहेव करना है, आपको कुछ गलत काम नहीं करना है, आपको अनएथिकल काम नहीं करना है, आपको लोगों की भलाई करनी है। तो इन सब के बारे में क्या बताता है, जूरिस्प्रूडेंस आपको बताता है। फिर नेक्स्ट थर्ड डेफिनेशन पे आते हैं, ये हुई फर्स्ट, ये हुई सेकेंड, ये हुई थर्ड। जूलियस स्टोन, ये भी क्या है, ये कोई पत्थर नहीं है, जूलियस स्टोन एक ऑथर का नाम है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ये कैसे नाम है, बहुत भारी नाम है, पता नहीं कौन से प्लैनेट से आए हैं, हाँ ये फॉरेन नाम ऐसे ही होते हैं। तो जूरिस्प्रूडेंस मींस लॉयर्स एक्स्ट्रावर्जन,
जुरिस्प्रूडेंस मींस लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन। अब लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन का मतलब क्या होता है? लॉयर्स के अंदर एग्जामिनेशन उनमें क्या होते हैं? परसेप्ट, आइडियाज, टेक्निक्स। अगर लॉयर है कोई, अगर कोई एडवोकेट है, तो एडवोकेट के पास क्या होनी चाहिए? सारी की सारी लॉ की नॉलेज होनी चाहिए, उन लॉ को डील कैसे करना उसकी टेक्निक्स होनी चाहिए, उसके अंदर आइडियाज होने चाहिए, उसके अंदर स्पेसिफिक उनके पास स्किल्स होनी चाहिए कि लॉ को इंटरप्रेट कैसे करना है, हर चीज का। तो ये सारा काम कौन करती है? जुरिस्प्रूडेंस करती है। कौन करता है? जुरिस्प्रूडेंस। तो जुरिस्प्रूडेंस आपको क्या बताता है? एक लॉयर, एक है एडवोकेट और एक है सुपर लॉयर। तो लॉयर के पास क्या होती है? नॉलेज नहीं होगी, बट सुपर लॉयर के पास में 100% क्या नॉलेज होगी? जुरिस्प्रूडेंस की नॉलेज होगी। क्यों? क्योंकि उसको कोर्ट के अंदर हर चीजों से डील करना पड़ता है, टेक्निक से डील करना पड़ता है, आइडिया से डील करना पड़ता है, बेसिक कॉन्सेप्ट से डील करना पड़ता है। तो इसीलिए जुरिस्प्रूडेंस उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए जूलियस स्टोन ने बोला है कि दिस इज अ लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन। ठीक है, ये हुई थर्ड डेफिनेशन। और नेक्स्ट डेफिनेशन है, तो इस जूलियस स्टोन की डेफिनेशन से अपन को क्या पता पड़ा? ये पता पड़ा कि वो क्या करते हैं? अपन को आइडियाज, टेक्निक्स, लॉ के बारे में क्या है अपन को इंफॉर्मेशन देते हैं। और कौन सा लॉ कहां से है? तो मतलब एक तरीके की लॉ की नॉलेज अपन को देते हैं, जिससे कि एडवोकेट्स का एक एक्स्ट्रा वर्जन क्रिएट होता है। ये हो गई 3 डेफिनेशन। अब आते हैं अपन अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन पे, जो कि 4th है, सामंड। सामंड ने बहुत सिंपल सी एक डेफिनेशन दे दी है, जुरिस्प्रूडेंस इज ए साइंस ऑफ लॉ। क्या है? जुरिस्प्रूडेंस एज साइंस ऑफ लॉ। अभी अपन ने क्या देखा था? साइंस ऑफ लॉ क्या? सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ लॉ। उसने आगे भी अपनी बहुत सारी बातें बताई थी, बट इन दोनों का मतलब तकरीबन अप्रोक्सीमेटली लगभग सेम ही है। जुरिस्प्रूडेंस एज साइंस ऑफ लॉ। तो अब आगे बता रहा है सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ जुरिस्प्रूडेंस इज नोन एज साइंस ऑफ लॉ। तो मैंने आपको बता ही दिया था ऊपर कि सिस्टमैटिक स्टडी जब आप लॉ की करते हो उसे क्या बोलते हैं? साइंस ऑफ लॉ। ठीक है, तो ये यहां तक क्लियर। अब सामंड ने क्या किया है? जुरिस्प्रूडेंस को 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट के अंदर कर दिया। सामंड है, ऑथर है, कुछ सोच समझ के किया होगा, वो सोच समझ करके, वास्तव में सोच समझ के किया। क्या किया है? एक तो है जेनेरिक सेंस और एक है स्पेसिफिक सेंस। जेनेरिक सेंस क्या होता है? इन जनरल, इन कॉमन। हाँ, कॉमन, किसी को पॉइंट आउट कर करके नहीं बोला है, एक जनरल बात बताइए। क्या बताइए? एक जनरल बात बताइए। और स्पेसिफिक सेंस का मतलब एक पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ लॉ ले लिया, पर्टिकुलर लॉ डिपार्टमेंट ले लिया, पर्टिकुलर लीगल डॉक्ट्राइन ले ली, उसे क्या बोलते हैं अपन? स्पेसिफिक सेंस और एक जेनेरिक सेंस। तो जेनेरिक सेंस के अंदर क्या है? इट इंक्लूड्स द एंटायर डॉक्ट्राइन ऑफ लीगल डॉक्ट्राइन। लीगल डॉक्ट्राइन्स में जितने भी डॉक्ट्राइन्स है, जितने भी डिपार्टमेंट्स है, सारे के सारे किसमें आ जाएंगे? जेनेरिक सेंस में आ जाएंगे। अब वो कैसे है? पहले अपन जेनेरिक सेंस समझ लेते हैं, फिर अपन स्पेसिफिक सेंस के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, तो जेनेरिक सेंस के अंदर पहला आता है सिस्टमैटिक और एक्सपोजिटोरियल अप्रोच। सिस्टमैटिक और एक्सपोजिटोरियल अप्रोच। सिस्टमैटिक अप्रोच के अंदर क्या? कि जो भी लीगल डॉक्ट्राइन्स है उसका पास्ट और प्रेजेंट डिस्कस करते हैं। क्या करते हैं? उसका पास्ट, कि इस जो पर्टिकुलर कानून था, पर्टिकुलर लॉ था, पर्टिकुलर पॉइंट था, इसका पास्ट क्या था, इसका पास्ट क्या था, और वो उसमें उसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स हैं। पास्ट के अंदर कुछ बातें होगी जो प्रेजेंट के अंदर बाद में और ऐड होकर के अपने आज प्रेजेंट में। तो पास्ट को और प्रेजेंट को क्या करते हैं? पास्ट और प्रेजेंट को डिस्कस करते हैं। क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं लीगल डॉक्ट्राइन्स को, सारी। हिस्टोरिकल के अंदर क्या बात करते हैं? हिस्टोरिकल के अंदर बात करते हैं कि हिस्टोरिकल उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ। कोई लीगल डॉक्ट्राइन है तो उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ, उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ, छोटे से बड़ा कैसे हुआ, यह होता है इसके अंदर। और सेंसोरियल और एथिकल के अंदर बात करते हैं फ्यूचर की, कि आज कानून अगर ऐसा है तो फ्यूचर में कैसा होना चाहिए।
यहां पर अपन ने बात कर ली पास्ट की, यहां अपन ने बात कर ली प्रेजेंट की, यहां पर अपन ने बात कर ली डेवलपमेंट की, इवोल्यूशन की, और यहां पर सेंसोरियल और एथिकल में किसकी बात करेंगे अपन? सेंसोरियल और एथिकल में अपन बात करेंगे व्हाट द लॉ ऑट टू बी, मतलब कैसा कानून होना चाहिए। तो यहां पर अपन ऑट टू बी की बात करेंगे कि फ्यूचर में कैसा कानून होना चाहिए। आज सपोज कानून जो है बीच में आया था कि जो एडल्ट्री है वो क्या है, गलत है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया कि नहीं, एडल्ट्री जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और वो बिल्कुल भी सही नहीं है, वो जो कानून बनाया हुआ है। और जो फीमेल है वो अपने हिसाब से एकदम फ्री है कि उसको अपनी जिसके साथ में अपनी लाइफ स्पेंड करनी है वो कर सकती है। तो यहां पर एडल्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम फिट बैठता है। पहले के कानून में पास्ट में क्या हो गया था, एडल्ट्री का कानून लगा दिया, बट एथिकल और सेंसोरियल अप्रोच जिन लोगों ने भी पिटीशन लगाई उन लोगों के पास में क्या था, सेंसोरियल और एथिकल अप्रोच से उन्होंने पढ़ करके वो बोला कि नहीं, ऐसा कानून तो होना ही नहीं चाहिए, ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो इसको क्या कर दो, हटा दो, और वो कानून को हटा दिया। तो ये एक जेनेरिक सेंस की बात हुई। अब स्पेसिफिक सेंस की बात करते हैं। स्पेसिफिक सेंस में अपन क्या देखेंगे, एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, जिसके अंदर ये क्या करता है, लॉ पर्टिकुलर डॉक्ट्राइन को एनालाइज करता है। क्या करता है, एनालाइज करता है कि कानून कैसा है, क्या सही है या गलत है, कि कुछ जोड़ना है क्या नहीं, यहां पर माइनस पॉइंट है, यहां पर प्लस पॉइंट है, उस हिसाब से। फिर हिस्टोरिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में ये डील करता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। ये क्या करता है, इसमें पर्टिकुलर, मैंने यहां पर आपको स्पेसिफिक में बात बता दी थी कि पर्टिकुलर डिपार्टमेंट और लीगल डॉक्ट्राइन की बात करेंगे, सबकी बात नहीं करेंगे कि हाँ भाई सब आ जाओ सबकी बात करेंगे। यहां पर क्या पर्टिकुलर की बात करेंगे और उसके इवोल्यूशन की बात करेंगे कि हाँ ये पर्टिकुलर जो डॉक्ट्राइन थी ये कहां से कैसे बढ़ी, कहां पर गलती हो गई, कहां पर इसको ठीक करना चाहिए, वो सारी किसकी बात करते हैं, हिस्टोरिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात करते हैं। और यहां पर भी एथिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में भी यही, एथिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में भी सेम बात आएगी कि पर्टिकुलर जो डॉक्ट्राइन है वो गलत है और उसको कहां पे रेक्टिफाई करना चाहिए, कहां पर करेक्ट करना चाहिए, और उस हिसाब से हमको एक नया कानून की जरूरत है। लॉ में क्या अमेंडमेंट आने चाहिए, लॉ में क्या नीड है चेंज करने की, वो सारी की सारी बातें एथिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में आप करोगे। ठीक है, तो अब इसके आगे ज्यूरिस्प्रूडेंस, यहां तक तो ही अपन की सारी डेफिनेशंस की बात हो गई। किसकी बात हो गई, डेफिनेशंस की बात हो गई। अब अपन किसकी बात करेंगे, टाइप्स। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस दो टाइप के होते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं। एक तो क्या होता है स्पेसिफिक ज्यूरिस्प्रूडेंस और एक होता है पर्टिकुलर जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस और पर्टिकुलर ज्यूरिस्प्रूडेंस दो टाइप के, मैं लिख देता हूं। जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस और पर्टिकुलर ज्यूरिस्प्रूडेंस। ये ज्यूरिस्प्रूडेंस किसमें होते हैं, दो टाइप के होते हैं, पहला और दूसरा। तो जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस में क्या बात होती है, एकदम जनरल, और पर्टिकुलर में क्या होती है, पर्टिकुलर ब्रांच की बातें होती है। तो आज अपन की क्लास में क्या हुआ, आज अपन ने सिर्फ और सिर्फ ये देखा कि लॉ क्या होता है और ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या होता है, इनकी टर्मिनोलॉजी समझ ली, इसका बेसिक समझ लिया, इसका कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब नेक्स्ट क्लास में अपन क्या स्टार्ट करेंगे, स्कूल्स ऑफ लॉ। स्कूल्स ऑफ लॉ नेक्स्ट सेशन की बात है। फर्स्ट लास्ट सेशन में अपन ने देखा था कि सिग्निफिकेंस ऑफ इंपॉर्टेंस और ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात करी थी। अब अपन इंपॉर्टेंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस को डिटेल के अंदर कर रहे हैं कि ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है, नॉलेज ऑफ लॉ, जैसा मैंने आपको बताया। तो अब ये नॉलेज ऑफ लॉ क्या करता है, ये मदर ऑफ ऑल लॉज है। क्या है, मदर ऑफ ऑल लॉज है, आई ऑफ ऑल लॉज है, की ऑफ ऑल लॉज है और ग्रामर ऑफ ऑल लॉज है। अब मदर ऑफ ऑल लॉज क्या, जैसे माँ कैसे अपने बच्चा, अगर उसका बच्चा कोई गलती करता है या कोई मिस्टेक कमिट करता है तो वो क्या करती है, उसको मिस्टेक से रेक्टिफाई करती है, उसको बताती है कि भाई इस तरीके से कर, वैसे कर, तो वो उसको क्या करती है, करेक्ट करती है। तो सिमिलरली इसमें भी ऐसा ही है, अगर लॉ में कोई प्रॉब्लम है या कोई कंफ्यूजन है या कुछ भी लीगल प्रॉब्लम आ रही है तो ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या करता है, उन सारी कंफ्यूजन्स को एनकाउंटर करता है और सॉल्व करता है। तो ये मदर ऑफ ऑल लॉज का काम हो गया। सेकंड, ज्यूरिस्प्रूडेंस इज आई ऑफ ऑल लॉज। तो जितने भी कानून हैं
लॉज हैं उनकी क्या है, ज्यूरिस्प्रूडेंस आंख है। वो ये करती है कि आप देखने का काम करती है। आंखें कैसे काम करती है, देखने का, सही क्या है, गलत क्या है, राइट चलना है, लेफ्ट चलना है। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस ये बताती है कि आप इस कानून के ऐसे देखो, आप इस तरीके से इसको काम करो। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या, एक आंख है सारे लॉ को दिखाने के लिए कि एग्जैक्ट उसका ट्रू इंटेंट क्या है, ट्रू नेचर क्या है, ट्रू कॉन्सेप्ट क्या है। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस आई ऑफ ऑल लॉज है। थर्ड, की ऑफ ऑल लॉज। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, अगर कोई भी लीगल प्रॉब्लम आती है, तो ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या करता है, उस प्रॉब्लम को, ज्यूरिस्प्रूडेंस एक की है, एक चाबी है, और वो प्रॉब्लम को क्या करती है, अनलॉक करती है। और उस हिसाब से ज्यूरिस्प्रूडेंस को क्या नाम दिया गया है, की ऑफ ऑल लॉज। फोर्थ, ग्रामर ऑफ ऑल लॉज। जैसे ग्रामर के अंदर सारे बेसिक रूल्स होते हैं, इसी के अंदर भी आइडियाज, टेक्निक्स और डिफरेंट रूल्स बताए हुए हैं। किसके अंदर, ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर कॉन्सेप्ट्स बताए हुए हैं। तो उसी तरीके से अपन को लॉ के अंदर डील करना है। तो पहला हुआ मदर ऑफ ऑल लॉ, आई ऑफ ऑल लॉ, की ऑफ ऑल लॉज और ग्रामर ऑफ ऑल लॉज। नोट्स आपको मिल जाएंगे, जब मैं आपको दे दूंगा तो नोट्स के अंदर ये सब कुछ आ ही गया है। अब उसके बाद में जैसे ज्यूरिस्प्रूडेंस को अपन बोलते हैं मदर ऑफ ऑल लॉज, तो फादर ऑफ ऑल लॉज है कौन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फादर ऑफ क्या है, फादर क्या है, जैसे फादर अपना ब्लड जो है अपने बच्चों को देता है, उसी तरीके से ज्यूरिस्प्रूडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या करता है, अपना जो ब्लड है, अपना उसके अंदर से जो भी ट्रू इंटेंट है, जो भी उसके अंदर ट्रू पावर्स हैं, वो सारी क्या करती है, लॉज के अंदर इन्फ्यूज करती है और उससे वो कानून बन जाते हैं। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फादर ऑफ ऑल लॉज। ये तो ही अपने इंपॉर्टेंस की इसकी बात, ज्यूरिस्प्रूडेंस की, मदर ऑफ ऑल, आई, की और ग्रामर। फिर नेक्स्ट आता है इसका जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस और पर्टिकुलर ज्यूरिस्प्रूडेंस। मैंने आपको कल बताया था कि ज्यूरिस्प्रूडेंस कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। किसमें बाइफरकेट किया है उसको, जनरल और पर्टिकुलर। तो जनरल ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या करते हैं, कोई भी, मतलब जितने भी लीगल सिस्टम है उनकी ऐसा ज्यूरिस्प्रूडेंस जो सारे लीगल सिस्टम पे क्या हो, एप्लीकेबल हो। कोई एक कॉन्सेप्ट है, चोरी नहीं करना है, वो कॉन्सेप्ट क्या है, हर कानून पे, हर लीगल सिस्टम है, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो फॉरेन का कोई देश हो, चाहे कोई भी कंट्री हो, तो वो क्या है, जनरल, मतलब सब पे एप्लीकेबल है। जनरली वो कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है सारे लीगल सिस्टम के ऊपर, सारे के सारे लीगल सिस्टम पे एप्लीकेबल है। और नेक्स्ट आता है पर्टिकुलर, स्पेसिफिक ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो स्पेसिफिक ज्यूरिस्प्रूडेंस की क्या बात करेंगे अपन, स्पेसिफिक ज्यूरिस्प्रूडेंस में है कि वो एक पर्टिकुलर लीगल सिस्टम के अंदर बात कर रहा है। जैसे इस्लाम कंट्रीज के अंदर कुछ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे, अपने इंडिया में कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं, फॉरेन के अंदर कोई पर्टिकुलर उनका जो लॉ चल रहा है उसके ऊपर बात करेंगे। तो पर्टिकुलर लीगल सिस्टम, पर्टिकुलर लीगल सिस्टम मतलब सिंगल या स्पेसिफिक लीगल सिस्टम की अपन क्या करेंगे, बात करेंगे। तो ये हुआ यहां तक 2 टाइप्स के जो ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात थी वो बता दिया। अब इसके आगे और चलते हैं डिटेल के अंदर। सिग्निफिकेंस, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। इस टाइप का आंसर आएगा आपके पास, क्वेश्चन आएगा। तो उसका आंसर कैसे करना है, ज्यूरिस्प्रूडेंस के बारे में थोड़ा इंट्रो देना है, उसके बाद में थोड़ी डेफिनेशन देनी है ज्यूरिस्प्रूडेंस की जो मैंने आपको बताई थी लास्ट सेशन के अंदर। अब उसके बाद में इंपॉर्टेंस का इसको एक्सप्लेन करना है, जो आपके नोट्स में ऑलरेडी, आपके हाथ में अभी नोट्स हैं उसमें ऑलरेडी है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है, लॉ को रिफ्लेक्ट करती है। ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या करती है, लॉ को रिफ्लेक्ट करती है। तो जो भी ज्यूरिस्प्रूडेंस ने अपनी फिलोसॉफी की बात करी है, जो भी अपनी सिस्टमेटिक स्टडी की बात करिए साइंस ऑफ लॉ की, वो सारा कहां पर रिफ्लेक्ट करेगा, लॉ के अंदर रिफ्लेक्ट करेगा। अगर कोई कानून बना हुआ है, कोई कानून इनेक्ट हुआ है, कोई भी कानून लागू किया है और उसके अंदर अगर कोई ज्यूरिस्प्रूडेंस के कॉन्सेप्ट की बात नहीं हो रही, तो समझ लेना वो लॉ क्या है, अच्छा लॉ नहीं है, गुड लॉ नहीं है, उसमें बहुत सारी कमियां हैं और वो जस्टिस डिलीवर नहीं कर सकता। नेक्स्ट, एनालिसिस ऑफ लीगल कॉन्सेप्ट्स। ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या करता है, लीगल कॉन्सेप्ट को क्या करता है, एनालाइज करता है कि क्या सही है और क्या गलत है। उसका ऊपर से लेकर के नीचे तक पूरा का पूरा क्या करता है, एक स्कैन करता है, एक चेक करता है, एक तरीके का क्या है, एंटीवायरस सिस्टम है ज्यूरिस्प्रूडेंस। और उसको क्या करता है, सारे लीगल कॉन्सेप्ट को एनालाइज करता है कि हाँ ये जो कानून है, ये जो लीगल कॉन्सेप्ट है, क्या ये मेरे कॉन्सेप्ट्स के अंदर से
मैच करता है या नहीं करता है। अगर वो मैच नहीं करता है तो वो बोल देगा भाई ये बहुत खराब कानून है, क्योंकि आपके लीगल कॉन्सेप्ट को किससे मैच होना जरूरी है, जूरिस्प्रूडेंस से मैच होना जरूरी है। जो भी जूरिस्प्रूडेंस के कॉन्सेप्ट्स हैं, वो कॉन्सेप्ट्स क्या हैं वो आगे सब्सिक्वेंट क्लासेस में होगा। क्लैरिफिकेशन ऑफ लीगल पोजीशन, अगर किसी लीगल पोजीशन में कोई कंफ्यूजन है तो वो कौन करेगा, जूरिस्प्रूडेंस उस लीगल पोजीशन को क्लैरिफाई करेगा कि हाँ ये ऐसी ऐसी अगर सिचुएशन है तो उसके अंदर इस तरीके से आपको काम करना है। फोर्थ, कनेक्शन विथ अदर डिसिपल, डिफरेंट डिसिपल्स होते हैं, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी के बारे में नहीं है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी हो रहा है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट कैसे, जैसे सोसाइटी के अंदर आपको सामाजिक काम करना है। अभी आपको स्कूल्स आएगी पांच जब नेक्स्ट सेशन होगा उसमें मैं आपको 5 स्कूल्स के बारे में बताऊंगा। तो उन स्कूल्स के डिसिपल्स हैं, डिफरेंट ब्रांचेस हैं, तो इनका कनेक्शन जो है बहुत सारे डिसिपल्स के साथ में है, चाहे वो एनालिटिकल हो, चाहे वो हिस्टोरिकल हो, चाहे वो सोशोलॉजिकल हो, चाहे वो रियलिस्ट हो, और चाहे वो नेचुरल लॉ हो, इन सब के साथ में उनका कनेक्शन। फिफ्थ, इन प्रैक्टिस के अंदर ये है कि जो प्रैक्टिस मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि अभ्यास, प्रैक्टिस का मतलब है जो कोर्ट के अंदर एडवोकेट जो अपनी प्रैक्टिस करते हैं कोर्ट के अंदर, उसके बारे में बात हो रही है, मतलब एडवोकेट्स के लिए बात हो रही है। तो एडवोकेट्स के लिए भी क्या, अगर उनको अपनी, कल मैंने आपको बताया था जूलियस स्टोन ने बोला था कि दिस इज अ लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन, जूरिस्प्रूडेंस इज लॉयर्स एक्स्ट्रा वर्जन। तो सुपर लॉयर बनना है आपको तो क्या करना पड़ेगा, आपको जूरिस्प्रूडेंस की प्रैक्टिस करनी, और जूरिस्प्रूडेंस की नॉलेज बहुत काम आएगी और आपके प्रैक्टिस में बहुत इंपॉर्टेंट कारगर। फिर नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग द नेचर। तो जूरिस्प्रूडेंस क्या करता है, आपको हेल्प करता है, लॉयर्स को हेल्प करता है कि एग्जैक्टली लॉ का जो नेचर है वो क्या है, उसके नेचर को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। फिर 7th, साइंटिफिक डेवलपमेंट ऑफ लॉ। लॉ का जो भी डेवलपमेंट, जूरिस्प्रूडेंस क्या करता है, लॉ का साइंटिफिकली डेवलपमेंट करता है, उसका अच्छे से डेवलपमेंट करता है कि हिस्टोरिकल में क्या था, अब उसमें क्या लॉ था, क्या लॉ बनने की जरूरत है, जो है लॉ, व्हाट लॉ इट इज एंड व्हाट द लॉ ऑट टू बी, क्या लॉ होना चाहिए। तो उससे जो क्या हो रहा है, साइंटिफिकली डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस क्या है, इज अ साइंस ऑफ लॉ, मतलब सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ लॉ। तो सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ लॉ से क्या होगा, लॉ का डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट है हेल्प द बार एंड बेंच। बार एंड बेंच मतलब, बार मतलब जुडिशरी, मतलब कोर्ट, जजेस, और बेंच मतलब एडवोकेट्स। बेंच का यहाँ पर मतलब क्या है, एडवोकेट्स। तो बार जजेस को भी हेल्प करता है और एडवोकेट्स को भी हेल्प करता है। क्या हेल्प करता है, हेल्प्स द बार एंड बेंच टू अंडरस्टैंड द ट्रू मीनिंग ऑफ लॉज, कि लॉ का एग्जैक्ट और ट्रू मीनिंग क्या है, ट्रू नेचर क्या है, वो कौन हेल्प करता है, जूरिस्प्रूडेंस बताने में हेल्प करता है। 9th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, कॉन्स्टिट्यूशन जो कि फादर ऑफ ऑल लॉ है, वो किसको फॉलो करता है, मदर ऑफ ऑल लॉज, कौन, जूरिस्प्रूडेंस को। तो फादर किसको फॉलो करता है, मदर ऑफ ऑल लॉज को। नेक्स्ट 10th, jurisprudence helps the legislature as well। जो भी पार्लियामेंट के अंदर कानून जब बनाते हैं तो कानून ऐसे ही नहीं बनाया जाता है, उनके पास भी क्या होना चाहिए, jurisprudence की नॉलेज होनी चाहिए, उनको टर्मिनोलॉजी का, कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए। अगर उनको कोई भी कॉन्सेप्ट, jurisprudence के कॉन्सेप्ट का नहीं पता हो तो वो कानून को बना ही नहीं सकते। लॉ अगर बना भी देंगे तो उसका कोई मतलब नहीं होगा, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करेगा और अनएम्बिगुअस होगा। तो इसी के साथ में अपन ने ये लॉ की बात कर ली, उसकी डेफिनेशंस की बात कर ली, जूरिस्प्रूडेंस की बात कर ली, उसकी भी डेफिनेशंस की बात कर ली, उसके नेचर की बात कर ली, उसके सिग्निफिकेंस की बात कर ली, और अपन ने इसको पूरा अच्छे से समझ लिया कि लॉ क्या होता है और जूरिस्प्रूडेंस क्या होता है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन देखेंगे स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, जो कि 5 तरह की होती है। ओके।